नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो एक बहुत ही विशेष टॉपिक के बारे में है, जो कि है जुलाई अगस्त सितंबर 2026 का त्रैमासिक राशिफल। देखते ही देखते आधा वर्ष ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है और हम वर्ष के सेकेंड हाफ में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा मैं हर बार त्रैमासिक राशिफल लाता ही हूँ, मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल भी आते हैं, साप्ताहिक भी आते हैं। ग्रहों के गोचरीय स्थिति पर भी यथासंभव है मैं वीडियोस देता ही हूँ, लेकिन इन सभी में से त्रैमासिक राशिफल एक बहुत ही विशेष स्थान ग्रहण करता है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शन है, एक मार्गदर्शन की विद्या है। जो ये समझना चाहते हैं कि आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से बदलेगी और उसके अनुरूप जो अपने जीवन को ढालना चाहते हैं, गाइडेंस प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए त्रैमासिक राशिफल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि इसमें मैं आने वाले 90 दिनों के जो गोचर हैं ग्रहों के, चंद्रमा को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों के गोचर पे मैं विवेचन करता हूं। चंद्रमा को तो मैं साप्ताहिक राशिफल में इंक्लूड करता हूँ, उन्हीं पे आधारित होता है मेरा साप्ताहिक, तो यहाँ पे उनको ले भी नहीं सकते क्योंकि उनके गोचर बहुत सारे होते हैं। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है इसमें बहुत कुछ घटित हो रहा है। जहां जुलाई का महीना शुक्र केतु की युति लेकर आएगा, जो थोड़ा कष्टकारी हो सकती है कुछ एरियाज में, वहीं बुध भयंकर खेल खेलकर पतित हो जाएंगे, यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे। गुरु की जोड़ी बनेगी सूर्य के साथ जुलाई के महीने में, इसको शिवराज योग भी कहते हैं। और शनि जुलाई के अंत तक आते आते वक्री हो जाएंगे, थोड़ा सा चीजों को बदलेंगे। अगस्त का महीना शुक्र नीच के हो जाएंगे, बुध गुरु और सूर्य की युति होगी, 3 ग्रहों की युति काफी एक्टिव युति होती है। सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा अगस्त के महीने में, तो अगस्त का महीना थोड़ा सा कष्टकारी दिख रहा है, क्योंकि जुलाई के अंत में शनि वक्री हुए, फिर 2 ग्रहण लगना अगस्त में, शुक्र का भी नीच का हो जाना, और सितंबर आते आते बुध उच्च के हो जाएंगे और सितंबर में एक बहुत ही बलशाली नीच भंग राजयोग बनेगा मंगल और गुरु के बीच में। तो ये कुछ एरियाज हैं जो प्रभावित करेंगे, इन्हीं की हम चर्चा करेंगे आने वाले इस वीडियो में। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि मेष है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते हैं राशिफल। जहां से सूट लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं जुलाई के महीने के साथ। जुलाई का महीना तो थोड़ा बुरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन उतार चढ़ाव भरा बहुत है। पहला ही जो गोचर होगा शुक्र का होगा, और शुक्र केतु के साथ आके बैठ जाएंगे। कहां पे बैठ जाएंगे? पंचम भाव में। अब देखिए, शुक्र और केतु की जोड़ी बहुत अच्छी नहीं होती। राहु शुक्र कंपैरेटिवली बहुत अच्छी जोड़ी है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कई बार इस चीज को कि दोनों की प्रकृति मिलती है। अब आप देखिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है, ऐसे मित्र के साथ हैं जिनसे आपकी प्रकृति बहुत मिलती है। क्या घर की बात करें, कजन्स होते हैं बहुत सारे। अब कोई कज़न होता है उसके, या भाई बहन होता है उससे आपके बहुत अच्छे संबंध है, बहुत, क्योंकि वाइब्स मिलती हैं, तो आप उनके साथ बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। वहीं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपको बोल दिया रहने के लिए जिनके साथ आपके विचार नहीं मिलते, तो कितना अनकंफर्टेबल हो जाता है। यहाँ पे भी तो वैसा ही है, शुक्र को केतु के साथ रहना पड़ रहा है, और शुक्र की प्रकृति और केतु की प्रकृति जमीन आसमान का फर्क है। एक त्यागी है, एक भोगी है।
एक अध्यात्म है और अध्यात्म की पराकाष्ठता है, एक कहीं ना कहीं माया को दर्शाता है। तो जब इन दोनों का मिलन होता है ना, तो ये ऑपोजिट फोर्सेस साथ में आती हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइम हो जाता है। लेकिन कुछ चीजों पर अच्छा प्रभाव भी होगा। सबसे पहले तो सप्तमेश और विवाह के कारक का केतु के साथ बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैरिड लाइफ में भूचाल सा आ सकता है, मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनकी सेहत पर प्रभाव नेगेटिव पड़ सकता है। जिन लोगों की मैरिड लाइफ में बहुत परेशानियां चल रही थी, सडन सेपरेशन की तरफ चीजें जा सकती है, क्योंकि नहीं भूलना चाहिए कि ये मंगल भी देख रहे हैं और वो अष्टमेश है। सडन प्रॉब्लम, सडन सेपरेशन, सडन हेल्थ इश्यूज टू द स्पाउस एंड सडन अप्स एंड डाउन्स इन मैरिड लाइफ। जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है वो तो हो सकता है सेपरेशन के बारे में सोचना शुरू कर दें, और जिनकी मैरिड लाइफ ठीक ठाक थी उसमें बहुत वैराग्य सा उत्पन्न हो जाएगा शनि केतु के कारण, सॉरी शुक्र केतु के कारण। और नहीं भूलना चाहिए शुक्र नीच अभिलाषी भी है, अगला भी जो गोचर होगा छठे भाव में होने वाला है, और मंगल का प्रभाव जो अष्टमेश और मंगल दोष बनाकर बैठेंगे। तो ये जो टाइम है ये मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। भयंकर झगड़े, भयंकर डिटैचमेंट हो सकती है। पंचम में शुक्र केतु संतान के लिए भी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, संतान के सेहत के लिए, संतान से संबंध के लिए। और इवन जो लोग बिजनेस करते हैं उनको भी थोड़ा केयरफुल रहना है। पैसा आता रहेगा लेकिन कुछ भयंकर नुकसान, कुछ मशीनरी की प्रॉब्लम और कुछ मैन पावर की प्रॉब्लम और कुछ रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम भी आपको तंग कर सकती है। अपने डॉक्यूमेंटेशन आदि पर बहुत ध्यान दीजिएगा जो लोग बिजनेस करते हैं, क्योंकि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट आपने लगाया हुआ है, कोई आपने हेरा फेरी करी है, तो वो चीज़ पकड़ में आ जाती है इस टाइम पे। तो अपने डॉक्यूमेंटेशन को बहुत केयरफुली होकर संभालिएगा। और इन सभी चीज़ों के साथ अगर हम देखें तो शुक्र जो है वो आपके प्रबल मारक हैं। मंगल इस समय मारक भाव में गोचर कर रहे हैं, और मंगल अष्टम को भी देख रहे हैं, मंगल पंचम को भी देख रहे हैं जहां पे केतु हैं। मेष वालों के लिए ये थोड़ा एक्सीडेंट, सर्जरीज आदि का भी योग बनता है। तो ये शुक्र केतु की जोड़ी थोड़ी कष्टकारी हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा इसका कुछ अच्छा इंपैक्ट भी हो सकता है। बिजनेस करते हैं, कुछ चेंजेस लाना चाहते थे बिजनेस में, योग अच्छा है। जॉब करते हैं और आप अपना डिपार्टमेंटल चेंज करना चाहते हैं, योग अच्छा है। लेकिन मैरिड लाइफ पर अच्छा प्रभाव नहीं दिख रहा, और सिमिलरली लव लाइफ पर भी अच्छा इंपैक्ट नहीं रहेगा। कई लोगों के ब्रेकअप यहां पर हो सकते हैं। थोड़ा सा ये शुक्र का गोचर नेगेटिव साइड पर ज्यादा दिख रहा है, और मंगल के प्रभाव ने उस चीज की उग्रता को और बढ़ावा दे दिया है। पुरानी बातों को मत सोचिएगा और थोड़ा जीवन में रस रखिएगा, नीरस मत हो जाने दीजिएगा जीवन को। इसलिए मैं कहता हूं ना, शुक्र केतु नीरसता भी दिखाते हैं। भाई जीवन में अगर रस ही नहीं है, हर प्रकार का रस होता है, हास्य रस होता है, निंदा रस भी होता है। अब कोई लोग कहते हैं कि निंदा निंदा भी एक रस है ना, जहां तक अपनी लिमिट में रहे। अब थोड़ी बहुत तो हर कोई करता ही है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि कोई बिल्कुल निंदा नहीं करता, छोटे मोटे मजाक ही हो जाते हैं, क्योंकि वो भी अपना रस है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी के लिए बहुत तीक्ष्ण हो जाए, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाए। लेकिन निंदा भी एक रस है, हास्य रस है, कवि रस है, हर प्रकार के जो रस होते हैं ना जीवन में, हर चीज का उपयोग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे शुक्र केतु जब साथ में है पंचम में, तो जीवन में थोड़ी नीरसता भी आना शुरू हो जाती है। तो इस चीज से अपने आप को बचा कर रखिएगा। अगला गोचर 7 जुलाई को होगा बुध का, लेकिन बहुत खतरनाक गोचर है, क्योंकि ये बुध आगे नहीं जाएंगे, ये बुध पीछे जाएंगे, पतित बुध। मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस में बताया था कि सबसे खतरनाक एक ग्रह अगर गोचर में कोई होता है ना, वो बुध है। बुध का गोचर छोटे छोटे टाइम में ही ना, क्योंकि एकमात्र ग्रह है जो हर साल में कम से कम 3-4 बार वक्री हो जाता है, एक बार पतित हो जाता है, गति बहुत बदलती रहती है, अस्त रहते हैं, अधिकतम सूर्य के आसपास ही रहते हैं। इसलिए बुध का जो गोचर है वो कभी कभी बहुत गंभीर और पतित ग्रह तो देखिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ये नॉर्मल अवस्था में नहीं है, वक्री तो है इस टाइम पे वो, लेकिन पतित है। वक्री है तभी पतित है ना, तभी पीछे जाके गिरे। पंचमेश के साथ बैठे हैं, संतान की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, संतान से संबंध के लिए अच्छा नहीं है, अपने खुद के मानसिक सेहत के लिए अच्छा नहीं है, भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं,
कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी बात है, नहीं भूलना चाहिए कि ये राहु महाराज बैठकर देख रहे हैं, तो एक तो वक्र बुद्धि यानी कि उल्टी खोपड़ी, ऊपर से राहु का प्रभाव, इतने गलत निर्णय लेने की क्षमता होगी ना आपके अंदर कि आप एक महीने बाद सोचेंगे, जब यानी कि अगस्त में आप ये सोचेंगे मैं कर क्या रहा था उस टाइम, या कर क्या रही थी उस टाइम। इसीलिए 7 जुलाई से लेकर 24 जुलाई, जब तक बुध मार्गी नहीं होते, इतनी शालीनता, इतनी सरलता और इतनी पेशेंस रखिएगा जितनी आपने आज तक नहीं रखी, क्योंकि ये टाइम ऐसा होगा जब भयंकर गलत निर्णय, इम्पल्सिवनेस, जल्दबाजी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सब एक साथ आप पर धावा बोलेगी और आप हो जाएंगे परेशान। मेष वाले वैसे ही बहुत इम्पल्सिव होते हैं, इनको बोलो कि भैया 6 बजे आ जाओ, यहाँ मिलते हैं, 5:30 पहुंच जाएंगे, फिर बोलेंगे तुम लेट आए। तो जब ये योग बन रहा है तो इम्पल्सिवनेस और बढ़ेगी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, कम्युनिकेशन को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा। और ये दोनों ग्रह नवम को देख रहे हैं, जो लोग जॉब करते हैं बॉसेस से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। और ये राहु का प्रभाव, जैसे मैंने कहा ना, राहु क्या है, राहु माया है, राहु इल्यूजन है, वक्री बुद्ध है। यानी कि सपोज कीजिए कि आप एक बच्चा है, भाई बुद्ध टीनेजर है, एक बच्चा है जिसका दिमाग फिरा हुआ है, उसकी संगत भी खराब हो गई। इट्स अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर। इसीलिए ये टाइम बहुत केयरफुल होकर बिताइएगा। मेष के लिए ये टाइम गलतियों से भरा हो सकता है, इतनी गलतियां कर देंगे ना अपने जीवन में, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। इसलिए फिर से कहूंगा, रिपीट करूंगा, लिख भी दूंगा, 7 जुलाई से 24 जुलाई जितना शालीन रह सकते हैं, जितना कम बोल सकते हैं, उतना श्रेष्ठ रहेगा। बाकी आपके ऊपर है। मैं तो एक ज्योतिष होने के नाते बता सकता हूं कि भाई यहाँ पे केयरफुल रहिए। 16 जुलाई को होगा कर्क का गोचर, सॉरी सूर्य का गोचर। अच्छा है, क्योंकि शिवराज योग बनेगा। जब सूर्य और गुरु साथ में एक बार आके बैठते हैं, साल में एक बार साथ में, कभी कभी 2 बार भी हो जाता है जब गुरु का गोचर आसपास हो, लेकिन यूजुअली साल में एक बार इनका गोचर होता है, जब दोनों का मिलन होता है। शिवराज योग इसको कहते हैं। अगर हम काल पुरुष की कुंडली में देखें तो सूर्य पंचमेश है, बृहस्पति नवमेश है, तो इन दोनों का मिलन, वैसे भी अगर हम देखें ना, दो त्रिकोणों का, 2 लक्ष्मी स्थानों का स्वामी के स्वामित्व का मिलन होता है। तो केंद्र में इनका मिलन बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी अगर देखें तो, क्योंकि मेष लग्न की बात कर रहे हैं, तो आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी आप और एक और लक्ष्मी भाव के स्वामी चौथे घर में है, यानी कि ये योग एक बहुत अच्छा दिख रहा है। घर में पैसा आ सकता है, रिकॉग्निशन भी प्राप्त होगी, विदेश की यात्राएं करनी थी, कोई सरकारी काम अटक रहे थे, सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे, सरकारी इंटरव्यू है, उन सब में आपको लाभ मिलेगा। और घर में किसी का बहुत बड़ा नाम बन सकता है। तो ये समय जो आपका है शिवराज योग के कारण ये बहुत श्रेष्ठ है। रिकॉग्निशन भी मिलेगी और गुरु को सूर्य का बल मिल गया, क्या कि ये सूर्य को गुरु की शुभता मिल गई। तो ये जो थोड़ी नकारात्मकता बुद्ध के कारण आई थी, वक्र बुद्ध के कारण या पतित बुद्ध के कारण, वो कम होना शुरू हो जाएगी। यहां से साहस भी बढ़ेगा। ध्यान बस ये देना है कि सूर्य का दिग्बल नहीं है, इसलिए थोड़ी अथॉरिटी अपनी दिखाने में प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन फिर भी कह सकते हैं ये योग आपका बहुत अच्छा है। जो ये पतित बुद्ध हुए थे उनसे थोड़ा सा बचाने का काम करेगा। कार्य क्षेत्र में फिर भी कहूंगा कि अपने बॉसेस से थोड़ा बना कर रखिएगा, क्योंकि सूर्य का दिग्बल समाप्त होना और 10वें घर को देखना, यानी कि आप दोनों के बीच में जो ईगो क्लैशेस हैं वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। घर में भी सब कुछ सही है, संपन्नता आएगी, लेकिन ईगो क्लैशेस बड़ों के साथ हो सकते हैं। अगला गोचर होगा, गोचर तो नहीं है, 24 जुलाई को बुध मार्गी हो जाएंगे। बहुत अच्छा है। मैंने कहा ना कि ये इस महीने एक ग्रह से जो बहुत बच के रहना है वो बुध है। जितना हो सके अपने जीवन में थोड़ा चीजों को आराम से कीजिएगा। 24 तारीख तक बहस नहीं करनी, कम्युनिकेशन खराब नहीं करनी, लोगों से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने, लोग आपको प्रोवोक करेंगे, आपको नहीं विचलित होना। बहुत ध्यान दीजिएगा इस चीज का। लेकिन 24 जुलाई को जब बुध मार्गी होंगे तो धीरे धीरे करके चीजें बेटर होना शुरू होंगी, गलतियां समझ आना शुरू होंगी और कहीं ना कहीं जीवन में भी थोड़ी सी सरलता वापस आने लगेगी। लेकिन
शनिदेव ने सोचा कि कब तक मैं ऐसे चलने दूं। शनिदेव महाराज 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। साल में एक बार वक्री होते ही हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, अब वक्री ग्रह अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो जब वो आएगी बात, अभी तो बहुत दूर है, तो मैं बनाता ही हूँ वीडियो इस टॉपिक पे, तो वो थोड़ा विस्तृत वीडियो होगी। लेकिन मोटे मोटे आधार पर देखें तो एक ग्रह जब वक्री होता है तो बली होता है। तो 10वें घर के स्वामी वक्री होना यानी कि थोड़ा कार्यक्षेत्र आदि में कंफ्यूजन या डिलेज हो सकते हैं, लेकिन कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। 11वें घर के स्वामी का 12वें घर में वक्री होना, कोई विदेश के काम आपके थोड़े सुलझ नहीं रहे तो कोई नए रास्ते खुल सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जहां शनि वक्री हैं यानी कि उल्टे चलना स्टार्ट हो गए, वहीं गुरु अतिचारी हैं और ये मिलकर दोनों 12वें घर पर प्रभाव डाल रहे हैं। अब दोनों ही ऑपोजिट फोर्सेस, इसीलिए 12वां घर बहुत डिसमेंटल सा हो जाएगा आपका। तो यहां पे क्या होगा, मानसिक सेहत, नींद खराब, गुप्त शत्रुओं का बढ़ना, दवाइयों का जीवन में आना, मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल इन्वॉल्वमेंट, खर्चे बेइंतहा बढ़ जाना, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इस एरिया पर आपको बहुत ध्यान देना है। वक्री शनि 12वें घर में जीवन को बहुत स्लो भी कर देते हैं। कुछ कुछ ग्रंथों में 12वें घर के शनि और 12वें घर के वक्री शनि को शकट योग सा प्रभाव देता हुआ कहा गया है। शकट योग कब बनता है, जब गुरु और चंद्रमा षडाष्टक में होते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे यह भी कहा है ज्योतिष के विद्वानों ने कि 12वें घर का शनि, 12वें घर का वक्री शनि, ये शकट योग से कम नहीं होता। इसीलिए यहां पर आपको बहुत केयरफुल रहना है। लेकिन एक चीज अवश्य है कि 12वें घर का इस प्रकार से प्रभावित होना, व्यक्ति अपने बंधनों को तोड़ने में सक्षम रहता है कि चलो भैया, अब जितना झेलना था झेल लिया, व्यक्ति को, वस्तु को, परिस्थिति को, अब और नहीं झेलना। हम सबके जीवन में आता है ना, किसी के सामने हम बहुत गिड़गिड़ाते हैं, वो प्यार की बात हो, किसी के सामने हम बहुत मिन्नतें करते हैं, वो रिलेशन की बचाने की, या रिलेटिव्स के सामने की बात हो, दोस्ती बचाने की बात हो, किसी के सामने हम अपने ईगो, अपने अहम को एकदम निरस्त करके रख देते हैं, वो शायद जॉब बचाने की बात हो। पर एक टाइम पे हमें रियलाइज होता है कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ना भी हो ये व्यक्ति जीवन में तो क्या क्या हो जाएगा, कुछ टाइम तो बुरा लगेगा। तो ये वो टाइम है जब आप बंधनों को तोड़कर बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। लेकिन सेहत वाइज ये शनि वक्री का होना, शनि का वक्री होना बहुत अच्छा नहीं। इस हफ्ते से, इस महीने सेहत के दृष्टिकोण से जिनको मानसिक विकार है, नसों की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग इश्यूज हैं, लंग्स से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, और जिनको कोई स्प्लीन या गॉलब्लैडर की दिक्कत चल रही है, उनको भी ध्यान देना है। सूर्य का चौथे घर में आना, जो ऑलरेडी कार्डियक पेशेंट्स हैं, उनके लिए अच्छा नहीं होता। तो इस प्रकार का रहेगा महीना। अब चलते हैं आगे अगस्त की तरफ। चलते हैं अगस्त के महीने की तरफ। अगस्त का महीना भी थोड़ा जटिल दिख रहा है क्योंकि 2 ग्रहण लग रहे हैं और शुक्र की अवस्था बहुत अच्छी नहीं है इस महीने। पहला जो गोचर होगा वो शुक्र महाराज का ही होगा। पहली ही अगस्त को, 1 अगस्त को आपके छठे घर में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि कन्या में। यहाँ पर वो वक्र अवस्था में बैठे शनि से भी दृष्ट हैं। अभी हमने शुक्र की बात करी थी जुलाई में, तो हमने कहा था मैरिड लाइफ, उन सब पर बहुत बुरा प्रभाव दिख रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही, क्योंकि पहला तो शुक्र कारक है वैवाहिक जीवन के, ऊपर से सप्तम के स्वामी भी हैं, ऊपर से शनि से भी दृष्ट हैं जो वक्री हो चुके हैं, और उसके ऊपर से नीच के हो गए हैं, और उसके ऊपर से छठे भाव में आ गए हैं। यानी कि कहाँ से बचेंगे। तो आई थिंक जुलाई और अगस्त दोनों ही महीने मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छे नहीं दिख रहे। जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनको बहुत सचेत रहना है। सेपरेशन के बहुत स्ट्रॉन्ग योग हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 6th हाउस। तो यहाँ पे सप्तमेश भी है, जैसे मैंने कहा सप्तमेश अपने से जितने भी बुरे योग होते हैं मैरिड लाइफ को लेकर, सारे हैं। कुछ लोगों के जो विवाह नहीं हुआ और बात चल रही थी, उनके लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। रिश्ते आदि का टूटना या स्थगित हो जाना, कभी कभी होता है ना कि सही बात चल रही है, दोनों ही साइड से सहमति है, फिर अचानक से कुछ हो जाता है, एक साइड बंद कर देती है बात।
रीजन ही पता नहीं चलता, रीजन तो कोई ना कोई होगा ही, ऐसा तो नहीं होता, पर सामने नहीं आती चीजें। तो यहाँ पे ऐसा ही दिख रहा है कि वैवाहिक जीवन हो, विवाह की तरफ बढ़ती चीजें हो, सब में प्रॉब्लम्स आ सकती है। और बिजनेस के लिए भी थोड़ा कष्टकारी रहेगा, क्योंकि सप्तमेश नीच के हो गए अपने से 12वें में, छठे घर में, और वक्री शनि की दृष्टि, यानी कि थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है, नुकसान भी हो सकता है। कहीं इन्वेस्टमेंट की बात आपकी चल रही थी, भाई आपके कोई इन्वेस्टर है, कह रहे थे ठीक है हम आपकी हेल्प कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, अचानक से काम रुक जाएगा। और थोड़ा बहुत यहाँ पे वैसे भी नुकसान आपका हो सकता है, खर्चे भी बढ़ सकते हैं, तो बिजनेस में भी थोड़ा स्लो डाउन रहेगा। शुक्र का गोचर थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, और छठे घर की शुक्र की पोजीशन में हमेशा कहता हूँ बहुत अच्छी नहीं होती। जीवन में एक बहुत असहजता, बहुत ज़्यादा, जैसे हमने अभी नीरसता की बात करी ना, वैसे ही नीरस जीवन हो जाता है। इसके बाद मंगल का गोचर होगा और वो आ जाएंगे मिथुन में। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि तीसरे घर के मंगल, ये तो एक ऐसी अवस्था है जो पूरी कुंडली को संवार सकता है। कभी कभी कुंडली में एक ग्रह अगर बहुत अच्छा हो गया ना, वो पूरी कुंडली की काया पलट देता है, ये सत्य है। लग्न में बैठे बहुत अच्छे बृहस्पति, नवम भाव में बैठे शुक्र या बृहस्पति, तीसरे घर का मंगल, छठे घर के राहु, 11वें घर के शनि जो बहुत अच्छी अवस्था में है, कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जो एक ग्रह पूरी कुंडली को संभाल सकता है। वैसा ही तीसरे घर का मंगल का स्थान है, लग्नेश है, तीसरे घर में आ गए। कौन सी तारीख को हुआ? ये हुआ 2 अगस्त को। और यहाँ पे जब मंगल आएंगे 2 अगस्त को, तो आपके लिए तीसरे घर में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। और यहाँ पे बुध के साथ भी हैं, जो 2-3 दिन के लिए ही रहेंगे। तो एक प्रकार से ये बहुत अच्छा योग है, बहुत शुभ योग है। ये एक ऐसा समय है जहाँ पे आपके जीवन में साहस, पराक्रम सब कुछ वापस आएगा, बल वापस आएगा। ये जो शुक्र का प्रभाव है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आप अपने आप से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा। तो ये मंगल का गोचर बहुत अच्छा है जो होगा 2 तारीख को। इसके बाद 5 अगस्त को कर्क का गोचर होगा, और 5 अगस्त को बुध का गोचर होगा, और बुध आपके चौथे घर में कर्क में आकर बैठ जाएंगे। अब ये भी अच्छा है, 5 अगस्त को जो गोचर हो रहा है बुध का, तो 3 ग्रहों की युति है यहाँ पे चौथे घर में। ये भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पे 2 उपचय भावों के स्वामी आपके भाग्येश के साथ आके बैठ गए। तो जो शुक्र ने निरस्ता लाई थी, जो शुक्र ने थोड़ी असहजता लाई थी, वो कम होगी। मैरिड लाइफ में भी, क्योंकि फैमिली का भाव है, तो मैरिड लाइफ में भी थोड़ी सी चीजें बेटर होना शुरू हो जाएंगी, कम्युनिकेशन गैप बेटर होना शुरू हो जाएगा। और इवन करियर में भी थोड़ा सा रिकॉग्निशन वगैरह आपको मिल सकता है। लेकिन 5 तारीख को ये कर्क में बुध आए, 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लग रहा है। 12 अगस्त को आपके चौथे भाव में लगेगा सूर्य ग्रहण। ये थोड़ा कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था है जो बहुत दिक्कत दे सकती है। चौथे घर में सूर्य ग्रहण, अमावस्या पे लगता है सूर्य ग्रहण, सप्तम से 10वें में, जहां पे आपके जब सूर्य ग्रहण लग रहा है तो आपके गुरु भी इन्वॉल्व है, जो नवमेश है, भाग्येश है। तो यहाँ पे करियर में कुछ लोगों के प्रॉब्लम आ सकती है, और फैमिली लाइफ में भी बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है, और कुछ लोगों के व्हीकुलर एक्सीडेंट के योग भी बन सकते हैं। तो थोड़ा सा अटेंटिव रहिए यहाँ पे। इमोशनल लेवल पर बहुत वल्नरेबल टाइम रहेगा। किसी अपने से धोखा, अपने से नुकसान, मान मर्यादा में कमी, और घर में चोरी होने का योग भी यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद 17 अगस्त को होगा सूर्य का गोचर, और वो आपके पंचम भाव में केतु के साथ आके बैठ जाएंगे। चलो अच्छी चीज है कि सूर्य ग्रहण हुआ तो सूर्य का गोचर भी बहुत जल्दी हो जाएगा, तो प्रभाव तो रहता ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा कमी आएगी। अब लेकिन ग्रहण खत्म हुआ तो ग्रहण दोष लग गया, क्योंकि सूर्य केतु के साथ आ गया, लेकिन अपनी राशि में है, इस नाते थोड़ी शुभता तो देंगे। पहले अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं। कोई पैसा रुका हुआ था, पैसे का काम रुका हुआ था, वो हो सकता है। आपका दिमाग बहुत तेज गति से भागना शुरू हो जाएगा, बहुत चीजों को आप एनालाइज करना शुरू कर देंगे, ये भी श्रेष्ठ है। धन से संबंधित कई काम बढ़ेंगे, और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत लाभकारी। लेकिन ग्रहण दोष का लगना, सूर्य केतु का साथ में बैठना नवम से नवम में, और अभी अभी ग्रहण भी लगा है सूर्य के ऊपर, तो बॉसेस
और घर के बड़े और अथॉरिटीज, सरकारी काम, इन सब में बाधाएं आपको आने वाली हैं, थोड़ा दिक्कत हो सकती है। इसके बाद 22 अगस्त को बुध का गोचर होगा और वो भी सिंह में आकर बैठ जाएंगे। तो बुध आदित्य योग बन गया फिर से। ये जो बुध है ये उच्च अभिलाषी हैं, यानी कि आगे जाने के लिए तत्पर है, आगे जाके उच्च के हो जाएंगे, तो थोड़ा बल मिलेगा। पंचम के बुध वैसे भी अच्छे होते हैं, लेकिन नहीं भूलना चाहिए केतु के साथ है, तो जितना हो सके ना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करें, जितना हो सके चीज़ों को सरल रखें और जितना हो सके अतीत की बातों में जाने से अपने आप को रोकें। अन्यथा ये जो बुध आदित्य योग है इसका आप बहुत लाभ नहीं उठा पाएंगे। ये थोड़ा सा चीज़ें बेटर हुई, वहीं 22 अगस्त को क्या होगा, 22 अगस्त को तो बुध का गोचर हुआ, 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लग जाएगा। चंद्र ग्रहण कहाँ पे लगेगा, कुंभ में जब पूर्णिमा होगी। अब देखिए आपके लिए दो भावों में ग्रहण लग रहा है। पहला लगा 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण चौथे घर में, और दूसरा लगा 28 अगस्त को 11वें घर में। तो ये दोनों भाव क्या है, प्रॉपर्टी से संबंधित रखते हैं। तो प्रॉपर्टी का कोई काम अटक सकता है, एसेट से जुड़ा कोई काम अटक सकता है। फैमिली लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस दिख रही है, क्योंकि पहला ग्रहण चौथे भाव में लगा, अगला ग्रहण चौथे से अष्टम में लगा। तो आपके माता जी की सेहत हो, फैमिली लाइफ हो और इमोशनल लाइफ हो, सब में बहुत डिस्टर्बेंस दिख रही है। और जॉब जाने के भी योग बन जाते हैं, क्योंकि पहला ग्रहण कहाँ लगा था, 10वें से सप्तम में, थोड़ा दिक्कत आएगा। अगला ग्रहण लाभ स्थान में यानी कि इनकम के भाव में, हो सकता है महीने के अंत में ही कुछ दिखना शुरू, महीने के शुरुआत या मध्य में ही दिखना शुरू हो जाए कि कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है। और क्योंकि जो दूसरा ग्रहण है वो लाभ स्थान में है, इनकम के भाव में है, तो कुछ लोगों की जॉब जा सकती है। तो बहुत अटेंटिव रहिएगा अगस्त के महीने में। अगर कुछ भी शुरुआत में मध्य में लगता है कि भैया कंपनी में बहुत हालात बिगड़ रहे हैं, तो अपने ऑप्शंस ढूंढने शुरू कर दीजिएगा, बहुत श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से गोचर है इस महीने के। अगस्त का महीना थोड़ा संवेदनशील ज्यादा है। जुलाई का महीना मैं कह सकता हूं कि अप्स एंड डाउन होंगे, पर अगस्त का महीना थोड़ा ज्यादा जटिल दिख रहा है, दो ग्रहण के कारण। और जुलाई के अंत में शनि वक्री हुए, तो जो वक्र प्रभाव ज्यादा है शनि का वो अगस्त में ही देखने को मिलेगा। तो आई थिंक ये महीना थोड़ा सा कष्टकारी ज्यादा है। बस मंगल का एक तत्व है जो आपको बहुत बचाएगा, इसलिए अपने ऊपर विश्वास बनाकर रखिएगा। वही एक चीज है जो इस महीने आपकी नैया पार करवा सकती है। चलते हैं सितंबर के महीने की तरफ। सितंबर का महीना थोड़ा रिलीफ लाएगा। जुलाई अप्स एंड डाउन भरा था, अगस्त थोड़ा सा अच्छा नहीं जाएगा। जो सितंबर का महीना थोड़ा सा रिलीफ लेकर आएगा। पहला गोचर शुक्र का ही होगा और शुक्र आपके 7वें घर में आकर बैठ जाएंगे। सबसे पहले तो अगर हम देखें, जुलाई से हमने जब स्टार्ट किया था तो शुक्र केतु के साथ आ गए थे, फिर छठे घर में आ गए, नीच के हो गए। अब थोड़ा रिलीफ होगा क्योंकि वो अपनी ही राशि में आ गए, केंद्र भाव में आ गए, राजयोग बना रहे हैं, मालव्य नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, और शुक्र पर राहु का प्रभाव भी है। तो मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी, मैं ये तो नहीं कहूँगा क्योंकि राहु अभी भी देख रहे हैं तो एकदम ठीक हो जाएंगी, लेकिन ठीक होने का प्रयास अवश्य रहेगा। तो अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो मैं कहूँगा कि जुलाई और अगस्त ये महीने दो बहुत सजगता से, बहुत सावधानी से काटिएगा, क्योंकि सितंबर आते आते चीज़ें बेटर हो जाएंगी। बिजनेस में जो नुकसान हुए थे उसकी भरपाई हो जाएगी, बिजनेस में नया काम मिल सकता है, और इवन कार्य क्षेत्र में भी आपको थोड़ी ग्रोथ, थोड़ी रिकॉग्निशन देखने को मिलेगी, जीवन में थोड़ी रिकॉग्निशन देखने को मिलेगी। और एक अच्छी स्थिति के शुक्र जब लग्न को देखते हैं जो धनेश भी है, तो घर में पैसा आता है, जीवन में पैसा आता है, बिजनेस में पैसा आता है, पैसा बढ़ता है। लेकिन हमेशा मेष के लिए क्या कहता हूं, सबसे प्रबल मारक ग्रह आपके लिए कौन है, शुक्र। इसलिए उनका स्ट्रांग होना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एक्सीडेंट के योग सितंबर में भी बने रहेंगे। हेल्थ वाइज ये शुक्र का गोचर उनके लिए अच्छा नहीं होगा जिनको डेंटल इश्यूज हैं, चल रहे हैं, या डेंटल इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, विजन की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, और इसके साथ ही जिनको डायबिटीज आदि है उनकी परेशानी बढ़ेगी। लेकिन शुक्र राहु का प्रभाव बिजनेस पर बहुत अच्छा इंपैक्ट और सडन प्रमोशंस कुछ लोगों की हो सकती है। 7 सितंबर को बुध का गोचर होगा और वो कन्या में आकर बैठ जाएंगे, ये भी अच्छा है। उच्च के हो गए बुध, छठे घर के बुध भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो यहां से भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा। विपरीत राजयोग बन रहा है तो कई काम जो आपके अटक रहे थे वो पूर्ण होने शुरू हो जाएंगे, उसमें गति आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और सबसे
महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ पे मंगल का प्रभाव भी है बुध पर कुछ दिनों के लिए। तो मंगल उपचे भाव में बैठे हैं और बुध दो उपचे भावों के स्वामी हैं और मंगल देख रहे हैं, तो गति मिलेगी। जो काम आपके अगस्त में अटके थे, जुलाई से डिले हो रहे थे, वो सितंबर आते आते अचानक से बनने शुरू हो जाएंगे। हाँ, शनि का वक्र प्रभाव अभी भी है, लेकिन पहले क्या हुआ था, बाकी ग्रहों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। अब बाकी ग्रहों की स्थिति थोड़ी बदल रही है, तो ये सितंबर का महीना बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। सूर्य भी यहीं पर ज्वाइन कर जाएंगे बुध को 17 सितंबर को। तो यहाँ पे सूर्य आ गए तो बुध आदित्य योग फिर से बन गया। और छठे घर के सूर्य भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपके कई सरकारी काम जो अटक रहे थे, कार्य क्षेत्र में जो काम अटक रहे थे, स्टूडेंट्स का जो ध्यान नहीं लग रहा था, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहे थे, वो सारे कार्य पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सूर्य शनि समसप्तक हो गए, बॉसेस से प्रॉब्लम अचानक से फिर से आ सकती है। आई थिंक ये 3 महीने आपके अपने बॉसेस से संबंधों के लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं दिख रहे। कोई सरकारी पुराना काम था और आप बहुत उसको टाले जा रहे थे, अब वो कर लीजिएगा, वरना वो प्रॉब्लम देगा। और छठे घर के सूर्य क्योंकि बुध के साथ हैं, ये आपके डॉक्यूमेंटेशन के काम जो अटक रहे थे उनको पूर्ण करने में आपकी मदद कर सकता है। वक्री शनि का प्रभाव है, तो कोई बहुत लंबा पेंडिंग कोर्ट केस, कॉम्प्रोमाइज भी यहाँ पर हो सकता है, बहुत लंबा पेंडिंग जिसमें सालों हो चुके हैं। 18 सितंबर को एक बहुत विशेष योग बन रहा है, वो बन रहा है नीच भंग। और ये सालों में एक बार बनता है, क्योंकि गुरु उच्च के सालों में एक बार होते हैं। अब वैसे मंगल का नीच भंग तो और भी प्रकार से बन सकता है कि अब भाई मंगल जब भी, मंगल तो हर 18 महीने में, 1.5 साल 2 साल में एक बार आ जाएंगे कर्क में। अब उनका चंद्रमा से तो फिर योग नीच भंग बनेगा ही, क्योंकि जब भी चंद्रमा गोचर में, अब लेट्स से 45 दिन के लिए अगर कर्क में बैठते हैं मंगल, तो संभावना है कि कब या तो एक बार या 2 बार भी हो सकता है चंद्रमा के से उनका मिलन हो जाए, सामने भी आएंगे तो भी नीच भंग हो जाएगा। लेकिन बृहस्पति के साथ नीच भंग, ये तो बहुत वर्षों बाद हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा योग है। मैं फिर से कहूंगा, जुलाई सेंसिटिव है, अगस्त थोड़ा टफ रहेगा, सितंबर का महीना। और नीच भंग किसका बन रहा है, नीच भंग में कौन से ग्रह इन्वॉल्व हैं, आपके भाग्येश और आपके लग्नेश। जीवन पलट कर रख देगा ये योग। प्रॉपर्टी के काम बिगड़े हों, बिजनेस में काम बिगड़े हों, कुछ लोगों की जॉब, जो मैंने कहा था अगस्त में जाने के योग है, उनको जॉब दोबारा मिल जाएगी। पैतृक संपत्ति बेचनी है, घर में कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराना है, पैतृक संपत्ति पे कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराना है, गुप्त धन के सोर्सेस है, विदेश के काम है, विदेश में सेटल होना है। 12वें घर के स्वामी यहाँ पर है अष्टमेश के साथ और लग्नेश के साथ। विदेश का वीजा का काम, जो बहुत पेंडिंग वीजा आपका अटक रहा था, क्योंकि नीच भंग बन गया है, नए रास्ते, प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, घर में बहुत पैसा आने वाला है। तो ये नीच, और ये सात दोनों ग्रह मिलकर 10वें घर को देख रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी अथॉरिटी, हाँ ठीक है मंगल का दिग्बल समाप्त है, लेकिन क्योंकि नीच भंग बनाया हुआ है। मैं हमेशा ये चीज बोलता चलता हूं, कई बार कुछ सूत्र मैं बताता हूं। 2 राजयोग हैं आज के टाइम में जो सच में राजयोग हैं। वैसे राजयोग अगर देखें, योगों की पुस्तक हम पढ़ें तो इतने योग हैं कि अगर, अब मैं क्योंकि कोर्स बना रहा था ज्योतिष का, तो फिर मैं देखा कितने योग, क्योंकि फिर मैंने उसमें बहुत जो बेसिक कोर्स है, क्योंकि इतने सारे योग हैं। बीवी रमन जी ने 300 योगों की पुस्तक लिख दी, एक गर्ग जी की एक पुस्तक है, गर्ग आचार्य जी की, कितने योग हैं। और ऐसे योगों, कितने योग हैं जिनका हम नाम याद ही नहीं रख सकते। लेकिन कुछ योग ऐसे होते हैं जो आज के टाइम में बहुत स्ट्रांग है। उनमें से 2 योग हैं, विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग। प्रॉपरली बना नीच भंग राजयोग बहुत श्रेष्ठ है। तो ये जो नीच भंग है, ये आपके जीवन में बहुत हेल्प करेगा। लेकिन हाँ, चौथे घर में है तो अपने घर में कलह कलेश से बचिएगा। चौथे घर के नीच के मंगल एक्सीडेंट का योग बनाते हैं। मेरे हिसाब से तीनों ही महीने मेष के लिए एक्सीडेंट्स, इंजरीज और सर्जरीज का योग बना रहेगा निरंतरता से, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। 26 सितंबर को बुध भी आ जाएंगे तुला में और आपके सप्तम भाव में, अच्छा ही है। तोपचे भावों के स्वामी आपके धनस्थान के स्वामी के साथ बैठ गए। बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी मिलेगी। ध्यान क्या देना है कि जो शुक्र है ये अभी उनकी स्पीड कम हो रही है, क्योंकि अभी हम सितंबर तक की बात कर रहे हैं, अक्टूबर में शुक्र वक्री हो जाएंगे। पिछली बार वक्री कब हुए थे, 2025 मार्च
नहीं, फेब मार्च के आसपास वक्री हुए थे, आई थिंक मार्च में हुए थे, जो भी है फेब या मार्च में हुए थे। अब दोबारा अक्टूबर 2026 में वक्री हो रहे हैं। तो सितंबर के अंत में आकर आपको पहला, अचानक से किसी यात्रा पे नहीं निकलना, दूसरा कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखनी है, तीसरा बिजनेस में कोई रिस्क नहीं लेने, चौथा मैरिड लाइफ पर फिर से थोड़ा केयर बरतनी है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अपने मान मर्यादा इज्जत को बचा के रखना है, क्योंकि कुछ ऐसा खुद ही कर देंगे कि नाम खराब होगा, और कुछ लोग तो पीछे पड़ जाएंगे आपके कि आपकी गुडविल को खराब कर दें। तो इसलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, राहु का प्रभाव भी है, तो पता ही नहीं चलेगा कि इतने सारे शत्रु अचानक से आ कहां से गए। कई बार होता है ना, हमें लगता है कि ये सारे अपने हैं, फिर अचानक कुछ ऐसा होता है, वो लगता था कि ये सारे जो अपने हैं वो कहते हैं ना कि भेड़ की खाल में भेड़िए निकल जाते हैं कभी कभी। तो कभी कभी होता है जीवन में, ऐसा होता है, जब बुरा टाइम होता है ना तो दिख जाता है ऐसा। अच्छे टाइम में तो सारे लोग आ जाते हैं कि अच्छे, आपको याद भी करेंगे, आपको विशेष भी देंगे। जहां बुरा टाइम आता है वहीं वो लोग जब कन्नी काटना शुरू करते हैं तो दिख जाता है कि जीवन में अपना कौन है, पराया कौन है। तो यहाँ पे वो बात भी होगी, और दूसरी बात ये भी होगी कि जो अपने ही आपको बोलते थे कि हम आपके हैं, हम हमेशा खड़े रहेंगे आपके लिए, उन्हीं की तरफ से बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। कुछ लोग आपके नाम को तिरस्कृत करने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा। मैरिड लाइफ पर भी ध्यान दीजिएगा। हेल्थ वाइज शुक्र धीरे हो रहे हैं और छठे घर के स्वामी के साथ है, तो फिर से कहूँगा जिनको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, डायबिटीज़, नेत्र विकार, विजन की प्रॉब्लम है, उनको ज़्यादा कष्ट यहाँ पर। अच्छा, चौथे घर के नीच के मंगल, फिर से जो मैंने आई थिंक जुलाई में कहा था, कार्डियक प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान दीजिएगा। तो ये था 3 महीने का कालखंड, जो रेगुलर मेरे व्यूअर्स को पता है कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा उसमें भी नहीं जाता, लेकिन एक ब्यौरा दे देता हूँ कि क्या क्या होने वाला है, क्योंकि मासिक राशिफल आते हैं तो उसमें तो मैं हरियोग के बारे में बताता ही हूँ, लेकिन एक आइडिया मिलने के लिए कि ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, ये वीडियो बहुत उपयोगी है। फिर से अगर टू सम अप द थिंग्स, आई थिंक जुलाई थोड़ा सेंसिटिव है, अगस्त थोड़ा कष्टकारी है, सितंबर कमबैक का महीना होगा। उपाय की बात कर लेते हैं। ये सारे ही उपाय आपको एक ही बार करने हैं, और किसी एक मंगलवार कर लीजिएगा। पहला उपाय है कि आपको एक तांबे का सिक्का, तांबे का टुकड़ा, कुछ भी तांबे का छोटा सा चीज़ मिल जाए, उसको एक लाल कपड़े में बांधकर, एक काजल का तिलक लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के आना है। ये थोड़ा तंत्रोक्त उपाय है जुलाई अगस्त के लिए, लेकिन इसको एक बार कर लीजिएगा। हनुमान जी के मंदिर जाकर वहाँ पे लाल वस्त्र, लाल मसूर की दाल, गुड़ का दान कीजिए, दक्षिणा का दान कीजिए। हनुमान जी के सामने बैठकर चमेली के तेल का दिया एक और घी का दिया एक अर्पण करें, मिठाई का भोग लगाएं किसी भी, और ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमायन महामंत्र का 108 बार जाप करें। एक पात्र में गंगा जल, गेहूं, लाल पुष्प लेकर शिवलिंग का अभिषेक करें, और ओम नीलग्रीवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और हनुमान जी के सामने जो मैंने उपाय बताया था वहां पे बैठकर ओम महापराक्रमाय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जाप करें। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य काफी रिलीफ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल बने हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।